इतिहास लोक में आपका स्वागत है दोस्तों। इतिहास पाठ में आज हम बात करेंगे शकों की। मेरे पास जो किताब है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडेय ने। मित्रों, शकों के क्रम में अब तक हम 4 बार मिल चुके हैं और आज 5वीं बार मिल रहे हैं। आज हम अपनी बात आरंभ करते हैं शक शासक नहपान से। क्षहरात वंश का यह सबसे बड़ा शासक था। जैन साहित्य में इसका उल्लेख नरवाहन अथवा नववाहन के रूप में हुआ है। पेरिप्लस में मेमेरस का उल्लेख है। कुछ विद्वान उसे नेम्बेरस पढ़ते हैं और उसका समीकरण नहपान से करते हैं। कम से कम 8 गुहा लेखों में उसका नाम आया है। उसकी बहुसंख्यक मुद्राएं मिली हैं। इन सब साक्ष्यों से नहपान की जीवन की घटनाओं पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। नहपान और उसके दामाद ऋषभदत्त यानी उशवदात के अभिलेख महाराष्ट्र में मिले हैं। ऋषभदत्त गोवर्धन यानी नासिक और मामल्ल यानी पुणे में राज्यपाल था। ऋषभदत्त के अभिलेखों में शूरपारक यानी सोपारा, भृगुकच्छ यानी भड़ोच, दशपुर यानी पश्चिमी मालवा, प्रभास यानी काठियावाड़ और पुष्कर जो कि अजमेर के पास है, पारदा नदी, दमन नदी, ताप्ती नदी, दाहानुका नदी, चिरवल पट्ट, वर्णासा, कापूर आदि का उल्लेख है। नहपान की मुद्राएं महाराष्ट्र, गुजरात, काठियावाड़, अजमेर और दक्षिणी सिंध में मिलती हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नहपान के अधिकार में उत्तरी महाराष्ट्र का उत्तरी भाग, मालवा, अपरांत, गुजरात, काठियावाड़ और अजमेर था। संभवतः इसी समय सातवाहनों को महाराष्ट्र छोड़कर आंध्र प्रदेश में जाना पड़ा। राज्य विस्तार करने में उसे कौन कौन से युद्ध करने पड़े थे, इसका पर्याप्त ज्ञान नहीं है। हमें उसके शासनकाल की एक ही विजय का ज्ञान है। नासिक गुहालेख क्रम संख्या 10 से प्रकट होता है कि अपने मित्र उत्तम भद्रो की मालव आक्रमणकारियों के विरुद्ध सहायता करने के लिए उशवदात गया था। इस युद्ध में मालव पराजित हुए और भाग खड़े हुए और उनमें से बहुसंख्यक बंदी बना लिए गए। इस विजय के बाद ऋषभदत्त ने पुष्कर में दान दिया था। ये मालव कौन थे, इस प्रश्न पर भी मतभेद है। कुछ विद्वान उन्हें मालव बताते हैं, कुछ इन्हें दक्षिणी भारत के मलय पहाड़ों के निवासी बताते हैं। नहपान के अभिलेखों में एक इसी युद्ध और विजय का वर्णन है। फिर नहपान के राज्य का विस्तार कब और कैसे हुआ, यह प्रश्न हमारे सामने आकर उपस्थित हो जाता है। संभव है कि राज्य विस्तार के लिए नहपान ने अनेक युद्ध किए हों, लेकिन अभिलेखों में उनका वर्णन नहीं किया गया हो। यह भी संभव है कि राज्य विस्तार नहपान के पूर्वगामी क्षहरातों ने किया हो। राजधानी की यदि बात करें नहपान की, तो उसकी राजधानी थी मिन्नगर। यह एरियाक में थी। एरियाक से अपरांतिका समझना चाहिए, यह मत है इंद्र जी का। मिन्नगर को कुछ विद्वान मंदसौर मानते हैं और कुछ विद्वान दोहद मानते हैं। डॉक्टर जायसवाल का मत है कि नहपान की राजधानी भड़ोच थी। जिनदास गणी नरवाहन की राजधानी भरुकच्छ बताता है।
इन मतों के विरुद्ध कुछ लोग एरियाक का समीकरण अरियक यानी आर्यावर्त से करते हैं। उनके मतानुसार नहपान की राजधानी दक्षिणी अथवा पश्चिमी भारत में नहीं वरन उत्तरी भारत में थी। मुद्राओं पर नहपान के साथ राजन की उपाधि पाई जाती है। 41, 42 और 45 तिथियों के नासिक अभिलेख नहपान को एकमात्र क्षत्रप कहते हैं, परंतु उसके मंत्री अयम का 46 तिथि का अभिलेख नहपान को महाक्षत्रप कहता है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि 45 तिथि का नहपान किसी बाह्य सत्ता की अधीनता में शासन करता था अथवा वह 46 तिथि में ही स्वतंत्र शासक बना था। वास्तव में छोटी उपाधियां सदैव अधीनता की सूचक नहीं होती हैं। गुप्त काल में सामान्यतः महाराजा की उपाधि अधीनता की सूचक समझी जाती थी। फिर भी मन कुंवर पाषाण प्रतिमा अभिलेख में सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के नाम के साथ उसका प्रयोग किया गया है। अतः हमें यही समझना चाहिए कि नहपान के साथ राजन और क्षत्रप उपाधियों का प्रयोग उसकी अधीनता की सूचना नहीं देता। हम नासिक अभिलेख के आधार पर कह सकते हैं कि उसका समय 41, 42, 45 का वर्ष रहा हो। गुन्नार अभिलेख में 46 की तिथि मिलती है। विद्वानों में इस बात पर बड़ा मतभेद है कि वास्तव में उसके राज्य का सही समय क्या था। इस बारे में 3 मत हैं। एक मत यह है कि 41, 42, 45 और 46 की तिथियां नहपान के शासन के वर्ष की है। दूसरा मत यह है कि ये तिथियां विक्रम संवत की है। तीसरा मत यह है कि ये तिथियां शक संवत की है। प्रथम मत के पोषकों ने जिन सेन के हरिवंश को अपना प्रमुख आधार बनाया है, इसके अनुसार नरवाहन ने 42 वर्ष तक राज्य किया था, परंतु किसी भी अन्य साक्ष्य से नहपान के इतने बड़े शासनकाल की सूचना नहीं मिलती है। पुनः किसी भी शक नरेश ने अपनी तिथियां अपने शासन के वर्षों में नहीं दी है। अतः विशेषतः मत विभाजन विक्रम संवत और शक संवत के बीच में ही है। विक्रम संवत के पोषकों में विशेष उल्लेखनीय है कनिंघम, दुब्रील और आर.डी. बैनर्जी। इसके विरुद्ध शक संवत का प्रतिपादन करने वाले विद्वानों में प्रमुख हैं वायर, रैप्सन और भंडारकर। आर.डी. बैनर्जी का कथन है कि चष्टन के वंश के राजा रुद्रदामन प्रथम के अभिलेख की तिथियां शक संवत में हैं, अतः नहपान की तिथियां उसी संवत में नहीं हो सकती। बैनर्जी के मतानुसार रुद्रदामन के आंधो अभिलेख से प्रकट होता है कि उसने 130 ईस्वी तक नासिक को जीत लिया था, परंतु यदि हम नहपान की अंतिम तिथि 46 को शक संवत की तिथि माने, यदि हम नहपान की अंतिम तिथि 46 को शक संवत की तिथि माने, तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि 124 ईस्वी के पश्चात गौतमी पुत्र सातकर्णी और वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी का नासिक पर अधिकार रहा। ऐसी अवस्था में उस पर रुद्रदामन का अधिकार कैसे रह सकता था। लेकिन बैनर्जी महोदय के तर्क में कुछ दोष हैं। आंधो अभिलेख से यह सिद्ध नहीं होता है कि 130 ईस्वी तक रुद्रदामन की समस्त विजयें समाप्त हो चुकी थीं। आंधो अभिलेख से तो उसकी एकमात्र कच्छ विजय की सूचना ही मिलती है। रुद्रदामन ने सातवाहनों को पराजित किया, परंतु इसका कोई प्रमाण नहीं है कि विजय के पश्चात उसने सातवाहनों से नासिक का प्रदेश छीन लिया था। संभवतः उसने एकमात्र मालवा और कोंकण के प्रदेश ही छीने थे। अतः यदि हम नहपान और रुद्रदामन दोनों को शक संवत की तिथियां माने, तो कोई हानि नहीं होगी। आर.डी. बैनर्जी और दुबरील ने
अपना तर्क देते हुए कहा है कि नहपान की तिथियां शक संवत में नहीं मानी जा सकती, क्योंकि ऐसा मानने से नहपान के पतन और रुद्रदामन के उत्कर्ष के बीच 5 वर्ष का अंतर ही रह जाता है, और इस अल्प काल में ये घटनाएं नहीं घट सकती, जैसे नहपान के शासन का अंत, क्षहरातों का विनाश, चष्टन का क्षत्रप बनना, क्षत्रप के रूप में शासन करना और महाक्षत्रप बन जाना, जयदामन का क्षत्रप बनना, क्षत्रप के रूप में शासन करना, कदाचित महाक्षत्रप बनना और शासन करना, रुद्रदामन का सिंहासनासीन होना और अपना शासन प्रबंध करना। परंतु इस तर्क में कई दोष हैं। यह अनुमान करने का कोई कारण नहीं है कि चष्टन वंश का उदय क्षहरात वंश के आमूल विनाश के बाद हुआ। यह संभव है कि जिस समय क्षहरात वंश मालवा और सौराष्ट्र में राज्य कर रहा था, उसी समय चष्टन वंश कच्छ में राज्य कर रहा था। कोई भी साक्ष्य ऐसा नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि जयदामन कभी महाक्षत्रप बना था। संभवतः वह अपने पिता चष्टन के जीवन काल में क्षत्रप के रूप में ही मर गया था। यही कारण है कि समस्त अभिलेखों में उसके लिए एकमात्र क्षत्रप का ही प्रयोग मिलता है, महाक्षत्रप का नहीं। आंधौ अभिलेख में जहाँ चष्टन और रुद्रदामन के साथ तो राजा की उपाधि मिली है, लेकिन जयदामन के साथ नहीं मिली है। चष्टन के राज्याभिषेक और रुद्रदामन के बीच अधिक समय नहीं बीता था, क्योंकि आंधो अभिलेखों के अनुसार दोनों साथ साथ शासन कर रहे थे। ऐसी अवस्था में 5-6 वर्षों में बची हुई घटनाओं का होना संभव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण के अन्य शक नरेशों की भांति क्षहरात वंश ने भी शक संवत का ही प्रयोग किया था। भारतवर्ष में स्वर्ण मुद्रा सर्वप्रथम कुषाण नरेशों ने प्रारंभ की थी। भारत में सोने की मुद्रा सबसे पहले कुषाण राजाओं ने चलाई थी। नहपान के नासिक अभिलेख में सोने की मुद्रा का उल्लेख है। अतः नहपान प्रथम शताब्दी के पहले नहीं हो सकता था। अतः उसने 78 ईस्वी के शक संवत का ही प्रयोग किया होगा। इस आधार पर नहपान की प्रथम तिथि 119 ईस्वी और अंतिम तिथि 124 ईस्वी निकलती है। जोगल थंबी मुद्रा भांड में नहपान की बहुसंख्यक मुद्राएं मिली हैं। जोगल थंबी मुद्रा भांड में नहपान की अनेक मुद्राएं मिली हैं। इनमें 2/3 मुद्राएं ऐसी हैं जिन पर गौतमीपुत्र शातकर्णी ने अपना नाम मुद्रित करवाकर पुनः प्रसारित करवाया था। यानी 2/3 मुद्राएं ऐसी हैं जिन पर गौतमीपुत्र शातकर्णी ने अपना नाम खुदवा दिया और उनको प्रचार में ला दिया। इससे प्रकट होता है कि गौतमीपुत्र ने नहपान को पराजित किया था। नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र के लिए खखरात वस निर्वशेष करस उपाधि मिलती है। खखरात वस निर्वशेष करस उपाधि मिलती है, यानी क्षहरात वंश को नष्ट करने वाला। इससे भी क्षहरात वंश के राजा नहपान की पराजय की पुष्टि होती है। पहले आकर यानी पूर्वी मालवा, अवंती यानी पश्चिमी मालवा, अनूप यानी माहिष्मती प्रदेश, अपरांत यानी उत्तरी कोंकण और सौराष्ट्र यानी काठियावाड़ नहपान के अधीन थे। परंतु नासिक अभिलेख इन्हें गौतमीपुत्र शातकर्णी के अधीन बताता है। अतः इनसे भी नहपान की पराजय का संकेत मिलता है। पहले आकर यानी पूर्वी मालवा, अवंती यानी पश्चिमी मालवा, अनूप यानी माहिष्मती प्रदेश, अपरांत यानी उत्तरी कोंकण, सौराष्ट्र यानी काठियावाड़ नहपान के अधीन थे, लेकिन नासिक अभिलेख इन्हें गौतमीपुत्र शातकर्णी के अधीन बताता है। अतः इनसे भी नहपान की पराजय का संकेत मिलता है। आवश्यक सूत्र निर्युक्ति नामक जैन ग्रंथ के गाथा टीकाकार जिन दास गणी ने भी लिखा है कि शालवाहन ने नहपान को
पराजित किया था। मुद्रा भांड में नहपान के अतिरिक्त किसी भी अन्य क्षहरात नरेश की मुद्रा नहीं मिलती। इससे सिद्ध होता है कि नहपान ही इस वंश का अंतिम राजा था। क्षहरात वंश के समान दक्षिण भारत में एक अन्य शक वंश का उदय हुआ जो इतिहास में चस्टन वंश के नाम से विख्यात है। जब हम इतिहास पाठ के लिए अगली बार मिलेंगे तो अपनी बात चस्टन वंश से ही प्रारंभ करेंगे। इस वंश का राजा प्रमुखतः उज्जैन और काठियावाड़ में था। इससे इसे उज्जैन और काठियावाड़ का शक वंश कह सकते हैं। यानी हम जिस चस्टन वंश की बात करेंगे उस चस्टन वंश को हम उज्जैन और काठियावाड़ का शक वंश भी कह सकते हैं। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। हमारी फिर मुलाकात होगी। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।